बच्चों आज का टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस पार्ट ऑफ द जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। सिंपल वहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पार्ट ऑफ द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे सिंपल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एस्टिमेशन करते हैं। दोनों बात क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जहां पे प्रैक्टिकली एनालिसिस हो वो क्या होता है, क्वालिटेटिव, और जहां पे एस्टिमेशन हो वो क्या होता है, बोलो, क्वांटिटेटिव। अब ध्यान से सुनना, आज की इस वीडियो सेशन में थोड़ी सी बात मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की करूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में यह बात फिट हो जाए कि इसके थ्रू एस्टिमेशन किया जाता है, लेकिन आप फुल डिटेल आज सीख पाओगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो फर्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या जाता है, आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, मैं भी मान लेता हूं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब पहले से आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन होता है, मान लिया मैंने। अब इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, यानी एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। अब क्या किया जाता है, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के थ्रू पास किया जाता है, पास थ्रू क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड के थ्रू पास किया जाता है। तो कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना, किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अगेन पास थ्रू लाइम वाटर के थ्रू इसको पास किया जाता है, यानी एनालिसिस किया जाता है। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। ये बात क्लियर है। अब यहां पे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस CO2 और H2O दे दिया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है बच्चों, वो सॉल्यूबल नेचर होता है। कैसा होता है, सॉल्यूबल नेचर होने की वजह से हमको यह पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था। ध्यान से सुनना, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपके ने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन था, उसको आपने किसके थ्रू पास किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड के थ्रू पास किया। किसमें चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपने क्या दे दिया, लाइम वाटर। तो किसमें चेंज हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में, और एक्सेस CO2 और H2O दिया, तो क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो सॉल्युबल नेचर का होता है। और ये पता चल गया मुझे कि वो कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है। क्लियर, बोलो। अब बात करते हैं, अगेन आप अभी हाइड्रोजन बचा है, CuO, बोले तो क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये चेंज हो जाता है H2O में। अब H2O में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है बच्चों, H2O में चेंज हो जाता है। अगेन इस पे हम पास कराते हैं एनहाइड्रस, क्या, कॉपर सल्फेट। ध्यान से सुनना, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पास कराया जाता है, तो ये बनता है कॉपर सल्फेट 5H2O, जो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। कैसा देता है बच्चों, ब्लू कलर देता है। और ब्लू कलर देता है, और इसी का नाम आपने पढ़ा है ब्लू विट्रोल। ठीक है, ब्लू विट्रोल। और इससे हमको यह डिसाइड हो गया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है। यह महान कार्य लिबिग्स ने किए। किसने किया, लिबिग्स साहब ने ये दोनों महान कार्य किए। इसीलिए दिस मेथड इज नोन एज लिबिग्स मेथड।
क्लियर है ये बात? तो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया और उससे आपने क्या सीखा? कार्बन किस में चेंज होता है? CO2 में। देखो ध्यान से बच्चों, C किस में चेंज हुआ? CO2 में। और हाइड्रोजन किस में चेंज हुआ? H2O में। यहां से आपने दोनों बात सीख लिया। ये बात कहां से आपने सीखा? क्वालिटेटिव एनालिसिस से सीखा। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे। ये बात क्लियर है? तो फर्स्ट यहां पे हम बात करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम एस्टिमेशन करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का। तो अभी आपने यहां से क्या सीखा? कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किसने किया? बोलो, लिबिक्स। किसने किया? लिबिक्स। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? लिबिक्स मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? लिबिक्स मेथड। अब कैसे किया गया? कैसे किया गया सोचो। कार्बन किस में चेंज हो रहा था? CO2 में। देखो ध्यान से, फर्स्ट बात करेंगे कार्बन किस में चेंज हो रहा था? CO2 में। और हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा था? जल्दी बताओ। H2O में। बोलो। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया? मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना है, यानी स्टोइकियोमेट्री का यूज करना है। चॉकलेट मेथड। चॉकलेट मेथड। 1 रुपए में 10 चॉकलेट, तो 25 पैसे में कितने चॉकलेट? 10 पैसे में कितने चॉकलेट? अरे छोड़ो यार, सिंपल मेरे ट्रिक्स को फॉलो करो। बस 2 पॉइंट याद रखना, किसके थ्रू एस्टिमेशन किया गया है, और ये परसेंटेज का ट्रिक। परसेंटेज। पर का मतलब इंडिविजुअल, और सेंट का मतलब 100, यानी 100 में आपको कितना मिला, क्या होता है? परसेंटेज होता है। यानी 100 रुपए में आपको कितना मिला, दिस इज योर परसेंटेज। आसान भाषा में यहां भी हम यूज करेंगे। और किसके थ्रू एस्टिमेशन किया गया, बस 2 पॉइंट याद रखना। आज का वीडियो को सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले चुटकियों में आप बना लोगे। कैसे? परसेंटेज वाला ट्रिक, और दूसरा किसके थ्रू एस्टिमेशन किया गया है। बस ये 2 पॉइंट सिर्फ याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो बच्चों, स्टोइकियोमेट्री कितना? 12 ग्राम, इसका कितना? 44 ग्राम। तो एक में कितना मिलेगा, वो घर में करते रहना। अब ट्रिक्स की बात करो। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कार्बन परसेंटेज की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? कार्बन। यानी देखो कार्बन परसेंटेज। अब देखो इसका फॉर्मूला बनाओ। इंडिविजुअल कितना? 12। टोटल कितने में? 44 में। तो 12/44। देखो 12/44 इंडिविजुअल बाई टोटल। कोई दिक्कत? इनटू। अब CO2 का भी तो मास दिया रहेगा आपको, कितना? मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय, अब कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको गिवन होता है, यानी टोटल मास, या लिख दो यहां पे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया रहेगा, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। तो क्या हो गया? एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। बहुत आसान ट्रिक्स। क्लियर है? इंडिविजुअल बाई टोटल इंटू 100। ऊपर जिसका आप कर रहे हो एस्टिमेशन, उसका मास, नीचे क्या करना है? टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। चलो यहां क्लियर हो जाएगा। इधर आओ, इधर ध्यान से देखो, कितना ग्राम? 2 ग्राम हाइड्रोजन, किसमें? 18 ग्राम। अब तो सबको पता होगा ना H2O का मॉलिक्यूलर मास, ये तो निकालने आता है। हाइड्रोजन कितना? 2, और ऑक्सीजन कितना? 16। तो कितना? वो 18 ग्राम हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका सेपरेट वीडियो है एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट का, वहां पे ट्रिक्स है। मोबाइल नंबर भी मैंने आपको बताया है, कैसे आपको ऐड करना है, डबल कब करना है, डबल करके एक कब जोड़ना है, ये सब आप सीख सकते हो। ये बात समझ में आ गई? अब इसका तुम आज सीखो कि फॉर्मूला कैसे डिजाइन करना है। चलो बताओ। अब परसेंटेज हाइड्रोजन एस्टिमेशन, जल्दी आप सब बोलो। इंडिविजुअल कितना? 2। कितने में? 18 में। तो लिखो यहां 2/18। अब किसका मास? H2O का मास। तो यहां लिखोगे मास ऑफ H2O डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। तो किसका एस्टिमेशन कर लिया आपने? हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर लिया। कोई डाउट? समझ में आ गया? बस 2 पॉइंट याद रखना है, किसके थ्रू एस्टिमेशन करना है और कैसे करना है। परसेंटेज का ट्रिक। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग एस्टिमेशन ऑफ सल्फर।
किसकी बात करने जा रहे हैं? सल्फर का एस्टिमेशन किया जाता है। तो अब आपको क्या मैंने पॉइंट बोला, किसके थ्रू एस्टिमेशन करना, ये बात आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है जिसको मैं जीओसी में पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ वो पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लो। बाय हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट। किसके थ्रू किया जाता है बच्चों? बेरियम सल्फेट के थ्रू किया जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने सीख लो, जिसको नहीं पता। बेरियम कितना बच्चों? 137, सल्फर कितना? 32, और यहाँ 64, तो कितना आ जाएगा? 4 2 6, 6 6 12 1 3, 13 हो गया ना, तो 233। क्लियर है? अब आप दिमाग लगाइए फॉर्मूला में। ये तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकेंड पॉइंट में क्या बताया? परसेंटेज वाला लगाना है, यानी सल्फर का एस्टिमेशन करना है। तो सल्फर यहां कितना दिया देखो, एस कितना? 1, तो कितना होगा? इंडिविजुअल कितना हुआ? 32, टोटल कितना? 233, और ऊपर क्या लिखोगे? मास ऑफ बेरियम सल्फेट। नीचे क्या लिखोगे? टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। फॉर्मूला आपके लिए बना दिया। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। अब देखो बच्चों, फास्फोरस का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ये छोटी छोटी पॉइंट आपको दिमाग में फिट करना है। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट याद रखना है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Mg2P2O7। अब इसका क्या निकाल दोगे? क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे कितना? 2 इंटू, और मैग्नीशियम कितना? 24, बोलो। अब फास्फोरस कितना? 20, कितना? 31, 2 इंटू 31, और 7 इंटू 16, तो कितना? 6 7 42, 2 2 4 4, यानी यहां पे आ जाएगा 222। कितना आ गया बच्चों? 222, 222। आपने क्या निकाल गया? मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया। अब दिमाग लगाओ, फॉर्मूले में क्या सिखाया मैंने? इंडिविजुअल कितना फास्फोरस है देखो? 2, यानी 2 इंटू 31 करोगे, इंडिविजुअल पार्ट हो गया, डिवाइड बाय टोटल कितने में? 222 में। ऊपर क्या? मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट डिवाइड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। इस मेथड का नाम है करियस, यानी क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूं, वहां से आप सीखोगे कैसे किया जाता है करियस। आप यहां सिर्फ की पॉइंट दिमाग में फिट करो। कौन सा मेथड है बच्चों? करियस मेथड है। और कैसे किया जाता है? AgX, इंपॉर्टेंट। किसका? AgX। और X का मतलब यहां पे क्या है? X का मतलब यहां पे होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार डाल रहा हूं। अब आप सोच रहे होगे सर आपने यहां फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा? आपने यहां पे फ्लोरीन नहीं लिखा क्यों? भाई X का मतलब क्या होता है? हैलोजन। और हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17 याद आ रहा है? तो सर आपने तो फ्लोरीन लिखा ही नहीं, सिर्फ आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा है। अब मैं आपको 3 स्टूडेंट की कहानी बताता हूं, फिर इसके पास आऊंगा। क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें देखना, फ्लोरीन महाबवाली होता है, ये बेचारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो पता ही नहीं, पप्पू। कैसे? देखो इसमें 3 स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूं, एक फ्लोरीन, एक आयोडीन और दूसरा क्लोरीन और ब्रोमीन। स्टेटमेंट पे ध्यान देना। फ्लोरीन ऐसे स्टूडेंट है हम ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। चलो आज बाहर आ रही बात समझ में? तो फ्लोरीन कैसा स्टूडेंट है? विग्रस नेचर का है, बवाली है, ना वो पढ़ने देता है ना खुद पढ़ता है। तो इसके मतलब क्या आपको समझ में आ गया? ये विग्रस होता है, विग्रस होता है। और इसका मतलब हाईली एनर्जेटिक होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चों? हाईली एनर्जेटिक होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर हुआ? दूसरा आयोडीन। आयोडीन बेचारा पप्पू,
रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा 2-4 दिन बाद, यानी वेरी स्लो है, पप्पू टाइप का। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स ए, सुबह से शाम तक करता रहेगा लेकिन याद नहीं रहेगा, इसका मतलब वेरी स्लो है। ये कैसा होता है बच्चों? वेरी स्लो। और वेरी स्लो कैसा होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। जो कंप्लीट होता है बहुत टाइम लगाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिवर्सिबल नेचर बोलते हैं। ये बात क्लियर है? अब बेचारे दोनों आइडियल बच्चे हैं। होमवर्क किया, यस सर। पढ़ के आया, यस सर। तो ये दोनों बच्चे प्यारे होते हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए फ्लोरीन का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं कराते। बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं AgCl, यानी एस्टिमेशन किसका करने जा रहे हैं? क्लोरीन का एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं बच्चों? क्लोरीन का। एक एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो एक एग्जांपल या क्लोरीन का एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। अब किसके? AgCl। क्या हो जाएगा? AgCl। और Ag का वेट आपको पता है 108 और क्लोरीन का 35.5। जोड़ दो यहाँ 108 और 35.5, कितना आ गया? 5, 8, 5, 13, यानी 143.5। ये क्या निकल गया? बोलो, ये क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर मास निकल गया। अब ट्रिक्स पे आ जाओ। इंडिविजुअल कितना? क्लोरीन का डिवाइड बाय टोटल मास 143.5, और ऊपर क्या लिखेंगे? बोलो, मास ऑफ AgCl। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। देखो सिंपल, मास ऑफ AgCl कितना होता है? AgCl का अभी आपको बताया 35.5, और टोटल से आपने डिवाइड कर दिया इनटू मास ऑफ AgCl डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, इनटू 100 कर देना है। बोलिए, आ रहा है समझ में? सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हैं? ब्रोमीन का निकाल सकते हैं। ब्रोमीन कितना होता है? 80। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाय 188, 188 मास ऑफ AgBr डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। हर एक साल क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है भाई। अब इसके लिए 2 मेथड है। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है डुमास मेथड, यानी डुमा साइंटिस्ट, और दूसरा है जेल्डॉल मेथड। क्या मैं बोला? फिर से सुन लो, डुमास मेथड और जेल्डॉल मेथड। अब बात आ गई सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डुमास मेथड जो होता है एस्टिमेशन नाइट्रोजन के हेल्प से किया जाता है। ये जितना भी मैं अभी पॉइंट आपको बताऊंगा, इसको स्टार डाल लो, ये स्टार कैटेगरी में है। जितना भी पॉइंट यहां मैं आपको बताऊंगा वो दिमाग में फिट कर लेना। और सारे लोग मेंटली और फिजिकली हमारी तरफ देखो। देखो सारे लोग ध्यान से सुनो, सिर्फ 1 मिनट ध्यान से सुन लो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनो, डुमास मेथड किसके लिए एस्टिमेशन करते हैं? किसके हेल्प से एस्टिमेशन करते हैं? नाइट्रोजन। ये किसके हेल्प से करते हैं बताओ? अमोनियम सल्फेट। किसे करते हैं? अमोनियम सल्फेट। अब जो जेल्डॉल मेथड है, अमोनियम सल्फेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो, अमोनियम सल्फेट ये कहां यूज करते हैं? ड्रग्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है निकालने में इसका यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मूला सिंपल आपको याद रखना, 1.4 नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसके कहां यूज करते हैं? डुमास कहां यूज करते हैं? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करते हैं। अब वो नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। और जब भी गैस की बात की जाती है बच्चों, तो क्या होता है? एसटीपी की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। और आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम के बेस में कितना 22.4 लीटर, या फिर एमएल में कितना 22,400 ml, ये पहले से आप जानते हैं। तो सिमिलर आप यहां से देखो, यानी जेल्डॉल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है बच्चों, इसको जरूर तुम याद रखोगे। कैसे किया जाता है? अमोनियम सल्फेट से एस्टिमेशन किया जाता है, यानी फूड पैकेजिंग में भी इसका यूज। आप घर में खाते हो टेढ़ा मेढ़ा विंगो, पता नहीं भुजिया उजिया है, आलू। अब पैकेट का डब्बा इतना बड़ा होता है और मटेरियल छोटा सा होता है,
सिर्फ हवा भरी होती है। वो हवा कौन सा है, कौन सा हवा होता है पता है आपको? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। आप यहां से नाइट्रोजन निकाल सकते हो कितनी गैस है। सिंपल 1.4 नॉर्मलिटी, इसका मतलब n है। n का मतलब क्या बच्चों? नॉर्मलिटी। और v का मतलब क्या है? वॉल्यूम। और वेट ऑफ सब्सटेंस यानी क्या है? w। यानी सिंपल इसको मिली इक्विवेलेंट। अब मिली इक्विवेलेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाली टॉपिक है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से समझना। मिली इक्विवेलेंट वाली बात मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसी का पार्ट है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। और मैं आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी वाली वीडियो में, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाला वीडियो आप देखना, वहां पे मैंने बताया है मोलरिटी क्या होता है। बात समझ में आ रही? मोलरिटी क्या होता है बताओ, याद है? नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन मैंने आपको बताया था कितना? सेम। एन फैक्टर, याद करो एन फैक्टर। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चंस लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या होता है? जो एसिडिटी, बेसिसिटी और चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। याद है? नहीं याद है तो फिर से आप वीडियो देखना। चलो आओ आगे बढ़ते। देखो यहां पे अब इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं? नाइट्रोजन गैस के थ्रू किया जाता है। अब सिंपल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन कितना है? N2 के फॉर्म में है तो 2 इंटू क्या लिख देंगे? 14। 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 22.4 लीटर, तो ml में कन्वर्ट करो कितना? 22,400 ml। और ऊपर क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी? HTP। HTP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। और नीचे क्या करोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल मास कितना दिया उसे डिवाइड करोगे। सिंपल 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल गया। ये बात समझ में आ रहा है? अब आपके दिमाग में, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या जेल्डाल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा? ये सारे जगह लगाया जाता है? नहीं, आप जेल्डाल मेथड वहां नहीं लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जिस रिंग में नाइट्रोजन नजर आ जाए, जहां पे NO2 ग्रुप नजर आ जाए, जहां पे डायजोनियम नाम का चीज नजर आ जाए, वहां पे जेल्डाल मेथड बोलो नहीं लगेगा। चलो देखो, अब जेल्डाल मेथड के लिए हमने बताया नॉट सुटेबल। किसके लिए सुटेबल नहीं है? ध्यान से देखो, यानी रिंग में अगर नजर आ जाए नाइट्रोजन तो वहां पे हम जेल्डाल मेथड नहीं लगाएंगे। एग्जांपल पायरिडीन, क्यूनोलिन। अब फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है? इसका नाम क्या है? पायरिडीन। क्या नाम है बच्चों? पायरिडीन। देखो रिंग में नाइट्रोजन आ गया नजर ना, तो यहां पे क्या? जेल्डाल मेथड नहीं लगेगा। दूसरा क्यूनोलिन। अब ध्यान से देखो, क्यूनोलिन का फॉर्मूला बहुत आसान। आप क्या करोगे? उसमें बेंजीन रिंग एक्स्ट्रा लगा दोगे। ठीक है? इसका क्या है? क्यूनोलिन। ये क्या है? अगर ये एक सिंगल पार्ट है तो क्या होगा? पायरिडीन। एक और बेंजीन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? क्यूनोलिन। देखो दोनों में है ना, एक ही मॉलिक्यूल है। ये ऐसा मत सोचना कि सर ये अलग है ये अलग है, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है। तो क्यूनोलिन इसका नाम है। और क्यूनोलिन या पायरिडीन आसान भाषा में सीखो, जहां भी रिंग में तुमको नाइट्रोजन नजर आ जाए जेल्डाल मेथड नहीं लगाओगे। दूसरा, जहां पे तुमको NO2 ग्रुप नजर आ जाए, जहां पे डाइएजो ग्रुप नजर आ जाए, देखो इसको बैलेंस कर लो, यहां पे क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड में जेल्डाल मेथड नहीं लगाओगे। अब आप सोच रहे होगे सर क्यों नहीं लगाएंगे? ये भी आपके दिमाग में बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन आ रहा होगा। रीजन ये है कि ये जितने भी कंपाउंड दिया गया है अमोनियम सल्फेट के साथ डाइजेस्ट नहीं होता। अमोनियम सल्फेट के साथ डाइजेस्ट नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? अमोनियम सल्फेट के साथ डाइजेस्ट नहीं होता, यानी रिएक्शन में पूरी तरफ से डिसॉल्व नहीं होता। अब लास्ट इंपॉर्टेंट,
एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, जितना भी अभी तक एस्टिमेशन किया है आपने, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सबको जोड़ दो और 100 में से माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप डायरेक्ट जितना भी दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले पार्ट में, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो भी दिया हुआ है, 100 में से घटा देना, वो पार्ट किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक? बोलो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने क्या सीखा? एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस की शुरुआत हमने की थी सिर्फ आपको यह बताने के लिए किसके थ्रू एस्टिमेशन किया जाता है। मोर डिटेल्स जीओसी में बात करेंगे। ये बात ठीक है? चलिए, अब अगर आपको सब चीज समझ में आ गया तो मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब ध्यान से यहां पढ़िए। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको आप केयरफुली रीड कीजिए, न्यूज़पेपर टाइप का नहीं पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना, और क्या बोल रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ कितना? 0.30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिमाग में फिट हो गया? क्या दिया? W दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सबसे पहले आप क्या करो, गिवन डेटा को यहां पे लिखो। गिवन डेटा को यहां पे लिखो बच्चों। तो W हमको कितना मिल गया? 0.30 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तरीका यही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, फिर फॉर्मूले लिखो, फिर कैलकुलेशन करो, तो आपको नंबर दी जाएगी। ओनली फॉर बोर्ड स्टूडेंट और एंट्रेंस वाले डायरेक्ट। चलिए आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेशन किसका किया जा रहा है बच्चों? नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जा रहा है। अब देखो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर या मोलरिटी बोलो H2SO4 का दिया है। अब दो कंपाउंड दिया, ध्यान से देखना है। एक साइड में दिया है H2SO4, एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 20 ml 0.5 मोलर NaOH। यानी एक दिया एसिड और दूसरा क्या दे दिया है? बेस दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे वर्ड बोलो, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब टेंशन नहीं है अपने को। आप मान लो एसिड इतना आया, बेस इतना आया, दोनों में से घटा दो, जो बचेगा वो क्या है? आपका पार्ट। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो H2SO4 में क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम पढ़ो। वॉल्यूम कितना दिया है? इसके लिए वॉल्यूम कितना दिया है? 20 ml वॉल्यूम दिया है। मोलरिटी कितना दिया हुआ है? 0.5 मोलर दिया हुआ है। आगे बढ़ते, ये किसका था? ये बच्चों NaOH का था। ध्यान से देखो, ये NaOH का था। ये इसकी वॉल्यूम 20 ml इसका दिया हुआ है। मोलरिटी कितना दिया है? 0.5 मोलर NaOH का दिया हुआ था। ध्यान से देखो, उसका कितना दिया? 100 ml। यहाँ पे 100 ml दिया हुआ है। चलिए, ये 100 ml है और क्या है? 0.1 मोलर है इसका। कितना है बच्चों? 0.1 मोलर दिया हुआ है। अब याद कीजिए बेसिक क्लास, कॉन्सेंट्रेशन वाली क्लास, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्मलिटी। हमको क्या चाहिए फॉर्मूले में? क्योंकि आप फॉर्मूला ये लगाओगे, पहले से आपको पता चल गया कि हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज चाहिए, तो 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी इसी को हम लोग मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। हाँ या ना? अब याद करो, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है? बोलिए, नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर का मतलब ये क्या है? एसिड है तो क्या बात करते हैं हम लोग? बेसिसिटी। तो इसकी कितनी होगी? 2। तो सिंपल बात, एन फैक्टर इसकी कितनी है? 2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिड बेस, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट वाला वीडियो देखेगा। ये बात क्लियर है? तो इसकी एन फैक्टर 2 है और इसकी एन फैक्टर कितना है बच्चों? 1। यानी सिंपल, यहां कितना OH माइनस मिलेगा? 1। तो एन फैक्टर इसका 1 हो गया। यहां पे कितना H प्लस मिलेगा? 2। तो यहां पे कितना एन फैक्टर? 2 हो गया।
ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मलिटी यानी मोलरिटी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये हो गया इंटू वॉल्यूम। कितना आया बच्चों, कैलकुलेट करो, 0.1 इंटू 2 इंटू कितना 100, यानी सिंपल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20। कितनी वैल्यू आ गई 20। अब यहां पे आ जाओ, 0.5 इंटू 1 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 20, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इन दोनों को क्या बोल रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोल रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो 20 माइनस 10 यानी मिली इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ गया 10। समझ में आ गया। 20 क्या है, एसिड है, और 10 क्या है, बेस है। तो न्यूट्रलाइज होगा तो कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा ना। तो मिली इक्विवेलेंट का पार्ट कितना आया, 10 आया। तो यहां पे रखो 1.4 इंटू 10 और वेट कितना दिया था 0.30। अब क्या करो, देखो कैलकुलेशन 14 है, नीचे 3 से करोगे तो कितना कितना 4 दिए 12, बोलो, यानी 46 लगभग 46.66 ऐसे आता रहेगा। तो मैं इसको 67 कर देता हूं, कोई दिक्कत है। ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आया। तो बहुत आसान होता है ये क्वेश्चंस, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। मेडिकल में भी आया है, इंजीनियरिंग में भी आया है और बोर्ड में भी आया है। तो बहुत आसान है। एसिड दिया है तो एसिड वालों को निकाल लो, बेस दिया है तो बेस वालों को निकाल लो। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कितना चेंज हुआ, वो क्या है, पार्ट ऑफ द मिली इक्विवेलेंट, डिवाइड करो किससे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए क्या है, किसमें जेल्डॉल मेथड सूट नहीं करता। ये आप करोगे, ध्यान से देखो, अभी मैं पूरा चीज आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन पढ़ो, जेल्डॉल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज नहीं करेंगे, ट्राई करो। यहां पीएच है, पीएच का मतलब क्या होता है बताओ, फेनिल, यानी ये आसान भाषा में क्या लिखा है C6H5NO2। अब नाम क्या है इसको बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बोलो, नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हो गया। अब ये देखो क्या लिखा, एजोबेंजीन। एजो, थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताया था, इसका दूसरा नाम भी बोल सकता है, डाइएजोबेंजीन भी बोल सकता है। और जब भी एजो की बात करेगा ना तो ये तुम जरूर याद रखना, ये हमेशा तुमको नजर आएगा। क्लियर है। ये देखो डाइएजो, ठीक है। चलिए आगे, क्यूनोलिन। क्यूनोलिन तो अभी मैंने बताया, याद है, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन आ रहा था, तो देखो तो क्या सब में नाइट्रोजन नजर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी ऑल द अबव। ठीक है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, क्या बोलता है, करियस मेथड। अभी मैंने आपको बताया करियस मेथड, एस्टिमेशन करना है। करियस मेथड एस्टिमेशन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, गिवन डेटा आपको क्या मिल गया, गिवन डेटा में आपको मिल गया W, यानी कितना 0.15 ग्राम, या पूरा लैंग्वेज लिख सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इतना मिल गया। आगे बढ़ो, AgBr का भी मास दिया हुआ है। अब तो आपको फॉर्मूला दिमाग में फिट हो गया होगा। AgBr का मास AgBr का कितना दिया है, 0.12 ग्राम दिया हुआ है। फाइंड परसेंटेज ब्रोमीन, याद कीजिए, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ब्रोमीन की परसेंटेज निकालना है। तो ब्रोमीन इंडिविजुअल कितना होता है 80, तो आप यहां 80। अब टोटल किसके थ्रू किया जाता है, याद है, भूल गए, AgBr किसके थ्रू, AgBr, और Ag कितना होता है 108, और यहां कितना बोलो 80, तो टोटल कितना हो जाएगा 188। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर क्या लिखेंगे,
बताओ मास ऑफ किसका, AgBr। तो मास ऑफ AgBr कहां दिया है, ये तो दिया है 0.12 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.15 इंटू क्या करोगे 100 कर दोगे। तो अब सिंपल इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम वाले ध्यान से सुने, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अब देखो 4 से काट दो तो कितना, 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28, 20 चौका 80। अब देखो दोनों क्या है पॉइंट, ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, बात समझ में आ रहा है। तो क्या है 4 किससे 5 से काट दो तो 5 चौका यहाँ पे क्या 20, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, ठीक है, यानी 4 16, 3 डिवाइड कर लोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, इसमें कितना बार में जाएगा 3 4। अब 34 पॉइंट मान लो, अब 0.4 मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आता है 34 पॉइंट समथिंग आपका आंसर रहेगा। अब मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया, यही आपको काम करना है प्यारे बच्चों। रीजन इसका बता रहा हूं, आप करते क्या हो नीट वालों, पूरा एक एक लाइन बाय लाइन करो, नहीं करते यार, क्योंकि 4 ऑप्शंस तो पहले से पता है आपको, नीचे दिया गया है, यानी 34 नियर अबाउट आ गया ना, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है। ये बात क्लियर है। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको फिर से एक बार आपको इसको रिवाइज कीजिएगा, और इस चीज से रिलेटेड यानी एस्टिमेशन से रिलेटेड जितने भी आए हुए क्वेश्चंस है आपको करना है, सब इसी से सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप जरूर उन बच्चों को शेयर कीजिएगा जिनको एस्टिमेशन में प्रॉब्लम होता है, और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।